आज की कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदा रहते हुए 40 दिन तक नर्क से भी बदतर जिंदगी को जिया। ये कहानी जापान की एक 17 साल की लड़की की है जिसका नाम जुनको फुरुता, जिसके साथ ऐसा हैवानियत की गई। जब इस केस को कोर्ट में पेश किया गया तो इस दर्दनाक घटना को सुनते हुए एक आदमी कोर्ट में ही बेहोश हो गया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, और बच्चे को तो सख्त निर्देश है इस वीडियो से दूर रहे। हो सकता है कि इस कहानी आपको बेचैन कर दे। तो कहानी की शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से है। 23 जनवरी 1989 को जापान के पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर की दूर एयासेकी नामक एक जगह से दो लड़के को गिरफ्तार करता है, एक 19 साल की लड़की की रेप की केस में। उसमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे के नाम जो ओगुरा था, और ये दोनों आपस में दोस्त थे। उसके बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है तो उसमें पता चलता है कि ये दोनों जापान के एक क्रिमिनल गैंग याकुजा की जूनियर मेंबर है, और उनके ऊपर पहले से छोटे मोटे क्राइम की आरोप है। उसके बाद ये छानबीन ऐसे ही चलती रही और तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा बीत गए। 29 मार्च 1989 जापान के पुलिस को इनके घर से एक महिला की अंडरवेयर मिलता है, तो पुलिस इस दोनों से सख्ती से पूछताछ करने की फैसला करती है। इसके बाद पुलिस ये दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ शुरू करता है, लेकिन ये दोनों में कोई भी मुंह नहीं खोलता। इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज से 4 महीने पहले अयासे में एक महिला और उसके 7 साल बच्चे को मर्डर कर दिया गया था। तो कहीं उस मर्डर केस में भी ये दोनों का हाथ तो नहीं है। इसीलिए पुलिस एक अंधेरे में तीर मारती है और हिरोशी मैनो से कहती है, हमें पता है तुमने किसी का मर्डर भी किया है। पुलिस की ये बात जैसे मियानो ने सुनी तो वो घबरा गया, और उसे ये लगने लगा कि उसका दोस्त जो ओगुरा, जिसे दूसरे कमरे में पूछताछ हो रही है, शायद उसने सब बता दिया। पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई। बहुत समय तक ना नुकुर करने के बाद आखिरकार मियानो ने टूट गया और उसने बोला हाँ कि वो मर्डर किया। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पूछताछ तो हो रही थी बलात्कार केस में, लेकिन एक मर्डर केस भी खुल गया। उसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछता है तो मियानो ने उस जगह को बता देता है जहाँ पर वो लाश को फेंका था। फिर पुलिस उसी दिन अपनी टीम के साथ टोक्यो के कोटो जगह में पहुंचती है। वहाँ वो जगह समुद्र किनारे में बसी हुई थी। इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस को एक खाली जगह में एक ऑयल ड्रम मिलता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था। ड्रम से अजीब सी स्मेल आ रही थी, और उसके बाद पुलिस ने एक क्रेन मंगाती है और वो 305 किलो वाली ड्रम को उठाकर लेकर जाती है। फिर जब उस ड्रम से कंक्रीट को तोड़कर हटाया गया तो उस ड्रम में से एक लड़की की लाश मिली। लाश जो थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, और उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि मरे हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। फिर पुलिस फिंगरप्रिंट के मदद से पहचानने की कोशिश करी, और जब लाश की पहचान सामने आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि वो लाश वो औरत की नहीं थी जिसके लिए पुलिस मियानो से पूछताछ कर रही थी, बल्कि ये लाश जुनको फुरुता की थी। मतलब पुलिस को एक ट्रिक की वजह से जुनको फुरुता की मौत के बारे में पता चलता है। अगर पुलिस अंधेरे में ये तीर नहीं चलाती तो शायद इस केस दुनिया वालों के सामने कभी नहीं आता। खैर, उसके बाद पुलिस ने जुनको फुरुता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और इस केस के बारे में हिरोशी मियानो और जो ओगुरा से पूछताछ शुरू की, और ये दोनों ने पूरी कहानी बयां की। कहानी कुछ इस तरह से दर्दनाक थी। जुनको फुरुता एक 17 साल की खूबसूरत लड़की, जिसका जन्म 18 फरवरी 1971 को जापान के एक शहर मिसातो साइतामा में हुई थी। जुनको शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, और वही मिसातो में एक यासी मिनामोकी हाई स्कूल में स्टूडेंट थी। जुनको फुरुता के अंदर से पढ़ लिख कर कुछ बनने का इरादा था, और इसीलिए वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी। पार्टी सार्टी में कभी नहीं जाती थी और नशा करने वाले बच्चों से दूर रहती थी। अपने क्लास में एक प्रायोरिटी स्टूडेंट थी, इसीलिए स्कूल में काफ़ी फेमस थी। अक्टूबर 1988 से जुनको फुरुता एक स्कूल के बाद प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जुनको ने फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट भी कर ली थी।
क्योंकि अगले साल अप्रैल में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। मगर उसकी ये सारी खूबियाँ उसकी ही दुश्मन बन गई। जिस स्कूल में जुनको पढ़ती थी उसी स्कूल में भी हिरोशी मियानो पढ़ता था और वो मन मन में जुनको पुरुता को चाहने लगा। एक दिन मियानो ने जुनको को डेट पर चलने के लिए प्रपोज किया, मगर जुनको को पता था कि मियानो किस टाइप का लड़का है। इसीलिए उसने मियानो की इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। जुनको की इस इनकार की वजह से मियानो को खूब गुस्सा आया, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं थी। स्कूल के सभी लोग वो जानते थे मियानो जो याकुजा गैंग की मेंबर है, इसीलिए सभी उससे डरते थे और घबराते थे और कोई भी उसके किसी भी बात को इनकार नहीं करता था। मगर जुनको की इस इनकार ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया और ये सारे बात उसके दिल में बैठ गई। इसीलिए वो जुनको से बदला लेने के लिए ठान ली, मगर उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। 25 नवंबर 1988 को एक शाम में हिरोशी मियानो और उसके एक करीब दोस्त नागुहारो मिनातो के साथ मोबेट पर साइड्रामा में घूम रहा था और उसका वही काम था, अकेले में कोई मिले उसे डरा धमका के उससे पैसा छीन लेना, अगर अकेले में कोई लड़की मिले तो उससे फायदा उठाना। ये दोनों इसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। रात के तकरीबन 8:30 बजे जुनको पुरुता अपना पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से वापस अपने घर लौट रही थी और इत्तेफाक से मियानो अपनी दोस्त के साथ मोवेट पर इसी इलाका में घूम रहा था जहाँ से जुनको अक्सर गुजारा करती थी। मियानो की नज़र जुनको के ऊपर पड़ जाती है और जिस मौके की तलाश पर वो था उनको वो मौका मिल जाता है। उसके बाद मियानो की कहने पर उसका दोस्त नागुहारो मिनातो उसके पास जाता है और उसको धक्का देकर साइकिल से गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। पीछे से मियानो उसकी मदद करने की बहाने उसके पास पहुंचती है और ऐसा दिखाता है जो उसको कुछ पता ही ना हो। और मियानो वो कहता है कि रात के वक्त है, हो सकता है वो दोबारा तुम पर हमला करे, इसीलिए चले चलो, मैं तुम्हारा घर तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि जुनको मियानो को जानती थी और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए जुनको उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और वो उसके साथ चल देती है। थोड़े दूर जाने के बाद मियानो ने उसी रोड के बगल में एक खाली गोदाम में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो जुनको को असलियत बताता है और कहता है कि जिसने तुमको धक्का दिया वो मेरा ही दोस्त है और हम दोनों याकुजा गैंग की मेंबर है। मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो, अगर तुम शोर शराबा किया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। मियानो की इस बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती है और उसके बाद जुनको के साथ बलात्कार करता है। फिर जुनको को लेकर वो बाहर आता है और रात के करीब 9:50 पर वहाँ एक टैक्सी लेकर पास में एक होटल पर जाता है। होटल पहुँचने के बाद वो फिर से एक बार जुनको के साथ बलात्कार करता है और जब उसका मन भर जाता है तब होटल में से एक फ़ोन पर नाबुहारो मिनातो के घर पर फ़ोन करता है, जहाँ उसके और दो दोस्त जो ओगुरा और यासिसी वटना में भी मौजूद थे। और मियानो ने जुनको के साथ जो किया वो बड़ी शान से बताता है। मियानो की ये बात सुनने के बाद उसका दोस्त जो ओगुरा उससे कहता है कि अभी उसको मत छोड़ना, हम थोड़े देर में आते हैं। इस सब में 25 नवंबर की भी रात बीत जाती है और रात 12 बजे के बाद 26 नवंबर 1988 की तारीख भी आ जाती है। 26 नवंबर के करीब सुबह 3 बजे के आसपास मियानो जुनको को लेकर एक पार्क में पहुंचता है, जहां पहले से ही जोगुरा, नबुहारो मिनातो और यासिसी वटनाबे उसका इंतजार कर रहा था। जब जुनको वहां पहुंचती है तो उसकी स्कूल नोटबुक में से उसका घर का एड्रेस निकाल लिया और उसे डराया धमकाया और कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानती है तो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा, साथ ही साथ उसको भी मार देगा। ये बात सुनकर जुनको वो चारों लड़कों के सामने बेबस हो गई। उसके बाद ये चारों उसको लेकर आईएससी के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा घर में लेकर आती है और वहां आकर ये चारों मिलकर जुनको के साथ गैंगरेप करती है। वो घर दरअसल नोबुहारो मिनातो का था, जहां वो अपना माँ बाप के साथ रहता था। मगर उसकी माँ बाप ज़्यादातर काम की वजह से घर के बाहर रहते थे, कभी कल घर में आया जाया करते रहते थे। इधर जुनको की माँ बाप काफ़ी परेशान थी। उसको ये चिंता सताने लगी कि उसकी बेटी अब तक घर लौटकर क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुआ। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। इन्हीं सब में 26 नवंबर की तारीख भी बीत गई मगर जुनको वापस नहीं आई। 27 नवंबर 1988 को जुनको के माँ बाप पुलिस स्टेशन पर पहुंची
और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और फिर जुनको को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। उधर मियानो और उसके दोस्त को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस जुनको को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने डरा धमका कर जुनको के घर जबरदस्ती फोन करवाया और बुलवाया कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने निकली है और बहुत जल्दी लौटकर आ जाएगा। इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। जुनको की ये बात सुनकर उसकी माँ बाप को भी तसल्ली हुई, चलो हमारी बेटी ठीक है, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद मियानो और उसकी दोस्त को खुली छूट मिल गई और मिनातो के घर जिसमें जुनको को रखा था वहाँ अयाशी का अड्डा बन चुका था। वहाँ मियानो के दोस्त के साथ साथ याकुजा गैंग की मेंबर का भी आना जाना शुरू हो चुका था। जब जो मर्जी आता था और जुनको के साथ बलात्कार करके चला जाता था। जब मिनातो के माँ बाप घर में रहता था तब जुनको को उसकी गर्लफ्रेंड की तरह पेश आने के लिए कहा जाता था। डैरी सहमी जुनको वही करती थी जैसे उसको कहा जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मिनातो की माँ बाप को भी पता चल गया था वहाँ असल पे क्या चल रहा है, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका बेटा याकुजा गैंग का मेंबर था और साथ ही साथ इस लड़की के साथ हो रही जुल्म में भी उसका बेटा शामिल था। इसीलिए वो बेटर ऑप्शन चुप रहने के लिए चुना और धीरे धीरे ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली नाटक भी खत्म हुआ। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे ऐसे जुनको फुरुता के ऊपर टर्चर बढ़ने लगा था। ऐसे ही 7 दिन बीत चुके थे और शुरुआती 7 दिनों में जुनको के साथ 100 से अधिक बार बलात्कार हो चुका था। उसको ना ही ढंग से खाना देते थे और ना ही पानी। दिन भर उसको नंगा रखा जाता था। याकुजा गैंग के जितने भी मेंबर आते थे उसके सामने उसको नंगा रखा जाता था, नचवाया जाता था और उसके साथ गैंगरेप किया जाता था। उसे बुरी तरह पीटा जाता था, जबरदस्ती बहुत ज़्यादा दारू पिलाई जाती थी, एक साथ दो दो तीन तीन सिगरेट पिलाई जाती थी। दिसंबर में कड़क ठंडी में भी बिना कपड़े में उसको बालकनी में सुलाया जाता था। मगर इतने जुल्म करने के बावजूद भी जुनको को वो लोग नहीं छोड़ा। इसी बीच 9वीं दिन किसी भी तरह जुनको फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। कॉल लग भी जाती है मगर इससे पहले कुछ बोल पाती मियानो वहां पहुंच जाता है और कॉल को कट कर देता है। उसके बाद पुलिस का कॉल भी बैक आता है तो मियानो फोन उठाकर बोलता है कि कॉल गलती से लग गया था, फिर फोन को रख देता है। जुनको को ऐसे फोन करता देख मियानो को बहुत गुस्सा आया और उसे बुरी तरह पीटता है। उसमें भी उसका मन नहीं भरता तो सिगरेट जलाने वाली लाइटर की तेल उसके पैर पर थोड़ा थोड़ा डाल के जला देता है ताकि वो भाग ना पाए। उसके बाद आता है 16वां दिन। 16वां दिन मिनातो के घर पर और 2 लड़के आते हैं, वो भी जुनको के साथ रेप करते हैं। मगर उसमें से एक लड़का वहां से जाकर ये सारे इंसिडेंट अपनी भाई को बता देता है। उसके बाद उसका भाई ये सारे बात अपनी माँ बाप को बता देता है। जब उसके माँ बाप ये सारे बात सुनते हैं तो उसका कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवा देते हैं। उनके ये कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने केस की पड़ताल शुरू कर दी और 2 पुलिस वाले मिनातो के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पर इत्तेफाक से मिनातो के माँ बाप उस दिन घर पर मौजूद थे। जब पुलिस की इस घटना के बारे में पूछताछ करती है तो मिनातो के माँ बाप साफ मना कर देती है, कहते हैं कि वहाँ ऐसा कोई लड़की नहीं है और पुलिस वाले बिना घर की तलाशी लिए वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। अगर पुलिस वाले उसी दिन मिनातो की माँ बाप नहीं सुनी होती और घर की तलाशी ले ली होती, शायद उसी दिन जुनको फ्रुता के ऊपर हो रही अत्याचार समाप्त हो जाता। मगर अफसोस की बात यह है ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीज होती रही मगर जुनको के ऊपर जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक एक दिन उसके साथ कई कई बार बलात्कार किया जाता था। कभी कभी एक एक दिन अलग अलग 12 लोग उसके साथ बलात्कार करते थे। पूरे दिन उसको पीटा जाता था। उसके दोनों हाथ ऊपर छात पर बांध देते थे और उसके पेट में घूस से पंचिंग बैग की तरह मारते थे। तब तक मारते थे जब तो उसके मुंह से खून नहीं आ जाता था, जिसके चलते जुनको के नाक पर इतना खून जम गया था वो सांस तक नहीं ले पा रही थी और मुंह से सांस ले रही थी। वह चारों सिगरेट पीने के बाद सिगरेट उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट में रगड़कर बुझाते थे। वो लोग मोमबत्ती जलाकर गर्म मोम को उसके शरीर पर डालते थे और तब तक गिराते थे जब तक मोमबत्ती की आखिरी बूंद उसके शरीर पर नहीं गिर जाता था। वो लोग लाइटर से जुनको की आंखों की पलके तक जला दिया था। उसको जबरदस्ती कॉकरोच खिलाया जाता था और उसको उसी की पिसा पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था। उसके अलावा जुनको की लेफ्ट बेस्ट में कुछ पार्ट तो काट दिया गया था। उसके बावजूद भी उसके ऊपर वो लोग टर्चर कम नहीं किया
और वो लोग जुनको की प्राइवेट की पार्ट में कभी लोहे का रॉड घुसाते थे तो कभी बोतल। एक बार तो उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ गर्म बाल को भी घुसा दिए थे। मतलब इंसान एक औरत या एक बेटी के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकती थी? ऐसा सोचकर भी पूरा शरीर हिल जाता है, मन में घृणा और आक्रोश पैदा होती है। पता नहीं जुनको ये सब कैसा सहा होगा। मुझे तो लगता है ये चारों इंसान कहलाने का भी लायक नहीं थे। शायद जुनको के शरीर में ऐसा कोई हिस्सा ना हो जिसमें जख्मी ना हुई हो। तीसरा दिन आते आते जुनको की ऐसी हालत हो गई थी कि उसको बाथरूम जाने के लिए जमीन रेंग कर जाना पड़ता था, जिसमें कभी कभी एक एक घंटा लग जाता था बाथरूम जाने में। अब तक करीब 100 लोग अलग अलग वक्त में 400 से ज़्यादा बार उसके साथ बलात्कार कर चुके थे। लगातार टॉर्चर की वजह से जुनको की ब्लैडर भी खुल चुका था, इसीलिए कई बार वो बाथरूम जाने से पहले उसका पेशाब निकल जाता था। उसके शरीर ने खाना पचाना तक बंद कर दिया था और वो पानी भी पीती थी तब भी उल्टी कर देती थी, और उसके लिए भी उसको पीटा जाता था क्यों वो उल्टी कर दी। कई बार जुनको उनसे अपनी मौत की भीख मांगी, लेकिन वो दरिंदों ने उसको मौत तक भी नहीं दी। वक्त बीतने के साथ साथ जुनको के शरीर धीरे धीरे रेस्पॉन्स कम करने लगा, जिसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगा। इस वजह से अब चारों की इसके ऊपर इंटरेस्ट खत्म होने लगा, मगर उसको हवस मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तो वो चारों 27 दिसंबर 1988 को जुनको को मिनातो के घर पर छोड़कर वो चारों बाहर निकल जाते हैं, और रात को करीब 12:30 बजे के आसपास एक 19 साल की लड़की की किडनैप कर उसे चाकू से डरा धमका कर होटल में ले जाते हैं। फिर उसके साथ भी गैंगरेप करते हैं। जब उसका मन भर जाता है तब उसको छोड़ देते हैं। ये वही लड़की थी जिसकी रेप केस के लिए पुलिस मियानो और उसके दोस्त को पकड़ा था पूछताछ करने के लिए। ये चीज़ मैंने वीडियो की शुरू में ही बताया था। खैर उसके बाद 1988 साल भी बीत जाता है और 1989 का नया साल भी आ जाता है। मियानो और उसके दोस्त नया साल मना रहे थे और उधर जुनको फ्रूता अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। 4 जनवरी 1989 को मियानो एक जुआ खेल में बहुत सारे पैसा हार जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद वो मिनातो के घर पर पहुंचता है और वहां उसी हार का गुस्सा जुनको के ऊपर उठाता है, उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उसके बाद वो चारों मिलकर फिर से एक बार जुनको के ऊपर लात घुसा बरसा रहे थे। जुनको के पूरा चेहरा सूजा हुआ पड़ा था, फिर भी वो चारों दरिंदों ने उसके ऊपर मोमबत्ती का जलता मोम उसके चेहरे पर गिरा रहे थे। उसके बाद मियानो उसके शरीर पर थोड़ा थोड़ा लाइटर का तेल डालकर उसको किस्तों में जला रहे थे। उस रात ये चारों मिलकर 2 घंटे तक जुनको के ऊपर शारीरिक यातना दी। शुरुआती में तो जुनको इस दरिंदों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करी, मगर धीरे धीरे उसका शरीर भी रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया। एक तरीके से वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ये सब करने के बाद वो चारों जुनको को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, मगर उस रात मियानो ने जो लाइटर की तेल डालकर किस्ती में उसको जलाया था वो झेल नहीं पाई, और 4 जनवरी 1989 को 40 दिन की यातना झेलने के बाद उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ उस रात को उसकी मौत हो गई, वरना ना मालूम था कितने दिन तक इस दरिंदगी के हाथ उसको यातनाएं झेलनी पड़ती। ये चारों जब याकुजा गैंग के साथ घूम रहा था तो मिनातो के भाई फोन करके बताया कि जुनको की मौत हो गई। ये खबर सुनने के बाद ही ये चारों भागे भागे मिनातो के घर पर आते हैं और जुनको की बॉडी को 2 कंबल में लपेटकर एक बैग में डाल के टैप से पैकिंग कर देते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा ऑयल ड्रम लाते हैं और उस बैग को जिसमें जुनको की लाश थी उसे उस ड्रम में डाल देते हैं, और उसके बाद उस ड्रम को कंक्रीट और सीमेंट के गीले मसाले डालकर भर देते हैं। रात 8 बजे के करीब वो लोग उस ड्रम को एक ट्रक में लोड करते हैं और कोटो टोक्यो की तरफ चल देते हैं। कोटो जो जापान की एक समुद्री इलाका है, और उनका ये प्लान था उस ड्रम को उस समुद्र में डाल देंगे, मगर समुद्र के करीब पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही एक खाली और सुनसान जगह उनको मिलता है और वो लोग ड्रम वहां फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। और उसके आगे की कहानी तो आपको मालूम है। जब जुनको फुरुता की इस कहानी पुलिस के सामने आती है, पुलिस भी दंग रह जाती है। उनको ये यकीन नहीं हो रहा था आखिरकार इंसान ऐसा भी कैसे कर सकता है। हिरोशी मियानो और जो ओगुरा की गवाही के बाद उसके और 2 साथी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर वहाँ एक अफसोस की बात यह है ये चारों नाबालिग थे। पुलिस इस चारों की पहचान दुनिया वालों के सामने नहीं रख सकती थी और ना ही इसे मैक्सिमम सजा या फांसी दी जा सकती थी।
इसीलिए उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तब असली नाम छुपाकर ABCD की नाम पर पेश किया गया। जुनको फुरुता की बॉडी एक ड्रम में से कंक्रीट और सीमेंट से मिली थी, तो इस केस का नाम दिया गया था कंक्रीट इनकेस्ट हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। मगर इस कहानी की खबर जब सुकन गानसू के नाम पर एक मैगजीन के एक पत्रकार ने सुनी तो उन्होंने सीधे चारों का नाम अखबार के फ्रंट पेज पर छाप दी और उसने लिखा, ये चारों दरिंदों ने जो जुनको फुरुता के साथ किया वो किसी हैवानियत से कम नहीं, सो इसके लिए उसको मैक्सिमम सजा होना चाहिए और किसी ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं ये चारों दरिंदों को बचाने के लिए, हमारा कानून कुछ भी कहे। जापान के उस समय कानून के अनुसार रेपिस्ट अगर नाबालिग है तो उसके नाम और फोटो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। सुकन गानसू अखबार में छपने के बाद दुनिया को इस दर्दनाक खबर के बारे में पता चलता है और इस कहानी जिसने भी सुना वो रो पड़ा। जुनको फुरुता के ऊपर हुए जुल्म की कहानी जब उसके मम्मी पापा सुनी तो उसकी दिमाग हालत बिगड़ गई। उन्हें भी साइकोट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। जुनको के बॉडी मिलने के 3 दिन बाद 2 अप्रैल 1989 उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जुनको जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस दिन जुनको की ग्रेजुएशन ना कंप्लीट करने के बावजूद भी जुनको की माता पिता के हाथ ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिलाया गया। जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जुनको काम करने वाली थी उस शॉप के ऑनर ने जुनको को यूनिफॉर्म भेंट की जिसको पहनकर जुनको शॉप में काम करती। इस यूनिफॉर्म को बाद में जुनको के ताबूत पर रख दिया गया था। अगर जुनको के साथ ये सब कुछ नहीं होता तो अगला दिन 3 अप्रैल 1989 को जुनको उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उसका जॉब का पहला दिन होता। मगर अफसोस इस दरिंदों की वजह से ऐसा ना हो पाया। जुलाई 1990 को टोक्यो के एक लोअर कोर्ट ने हिरोशी मियानो को जो इस अपराध का मास्टरमाइंड था उसको 17 साल की सजा सुनाई और बाकी तीनों को 6-6 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद इन्होंने इस फैसले को टोक्यो हाईकोर्ट में चैलेंज किया पर टोक्यो हाईकोर्ट के जज रियाजू यानसे ने हिरोशी मियानो की सजा 3 साल बढ़ाकर 20 साल कर दिया और बाकी तीनों का भी 3-3 साल सजा बढ़ा के 9-9 साल कर दिया। और उन्होंने फैसला में ये भी कहा कि दुनिया की कोई शब्द नहीं है जुनको फुरुता के दर्द की बयां किया जाए। बाद में ये दोनों पुलिस वाले को भी सस्पेंड किया गया था जो मिनातो के घर पर पहुंचकर भी वापस आ गए थे बिना तलाशी लिए। मगर वाकई में जो दरिंदगी के साथ एक 17 साल की लड़की को घसीटा गया, पीटा गया, बलात्कार किया गया, ये एक सभ्य समाज में झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। मतलब पूरे इंसान को शर्मसार कर दिया इस घटना ने। पता नहीं उस 40 दिन दरिंदों के बीच कैसे बिताया होगा जुनको फुरुता ने। ये सब सुनने के बाद रूह कांप उठता है। बाद में जुनको के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई, गाने लिखी गई, फिल्में बनाई गई कंक्रीट केस के नाम पर। जापान में जिस जगह में जुनको की बॉडी मिली थी वहाँ पर एक मेमोरियल भी बना दिया गया और उस जगह को एक पार्क में भी तब्दील कर दिया गया। तो दोस्तों यही था जुनको फुरुता की दर्दनाक कहानी। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारी ये मकसद है समाज में जागरूकता फैले, बेटियों को सम्मान हो और बेटियों को सुरक्षा मिले। किसी भी देश में पत्रकार कितने अहम होते हैं इसका उदाहरण इस जुनको फुरुता की केस में आपको पता चला होगा। क्योंकि अगर मीडिया ने इस दर्दनाक केस को अखबार में नहीं छापती तो शायद एक बेटी की दर्दनाक कहानी सामने नहीं आती। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, आप जहाँ भी है सतर्क रहे, सावधान रहिए। क्या पता आपके बीच ऐसी मनुष्य रूपी जानवर घूम रही हो। हमारे तो ये भी मांग रहेगी कि बलात्कारी को सजा सिर्फ फांसी हो और वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर ही दिया जाए। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप मस्त रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।